हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये अग्निवीर का सीरीज़ चल रहा था, साइंस का स्पेशल क्लासेस चल रही थी। तो ये अगले सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस के बारे में, देखते हैं हम लोग। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, भले ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया हो अग्निवीर के लिए, बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ना। अभी रेलवे की जो है वैकेंसी भी पंचवर्षीय योजना के तहत धीरे धीरे आने वाली है, तो प्रिपरेशन बनाए रखिए। साइंस उसमें भी 25% पूरा पूछता है ना, 25 क्वेश्चन, और इसमें 30% है पूरे अग्निवीर में। तो अग्निपथ सीरीज़ का ये नेक्स्ट क्लास हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को शुरू करते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं? और देखिए अभी तक जो प्रीवियस सेट नहीं देखें तो उसको भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती है? इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो लाल रक्त कणिकाएँ जो है इरेथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं, है ना। और जो आरबीसी होती हैं, कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि लाल रक्त कणिकाएँ लाल क्यों होती हैं? तो क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में फेरस यानी कि लोहे की आवश्यकता होती है, समझ रहे हैं। तो इरेथ्रोसाइट कहते हैं, इसका तो इतना ही आंसर है। इसका जीवन काल भी आमतौर पे कितना हो जाता है? 120 दिन तक इसका जीवन काल है आरबीसी का, और ये अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा हिस्सा है ना, कोशिकाओं का सबसे बड़ा हिस्सा है श्वेत रक्त कणिकाओं का। ल्यूकोसाइट्स से ल्यूको से क्वेश्चन बन जाता है, और ल्यूकेरिया करके एक क्वेश्चन होता है, श्वेत प्रदर ल्यूकेरिया, जो जननांगों से संबंधित रोग है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये क्वेश्चन आ गया, कई बार पूछता है। आरबीसी का जीवन काल कितना हो जाता है मनुष्य के? 120 दिन, करेक्ट आंसर 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी के, तो डब्ल्यूबीसी का देखिए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटा लिखा हुआ है। तो आप 12 से 14 दिन इसका जो है याद रखिए। कई बार 12 से 16 दिन, 13 से 16-17 दिन ऐसा होता है। तो 2 हफ्ते आप मोटा मोटी याद रखिए, है ना, 2 सप्ताह, समझ रहे हैं। तो और ब्लड जो रक्त होता है, रक्त में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ, और जो तीसरा होता है वो प्लेटलेट्स होता है ना। तो प्लेटलेट्स जो है इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक ही होता है, ठीक है। ये दिनों का डेटा है, ये 120 दिन, 12 से 14, 15, 16 दिन जो है, तो औसतन आप इसको 2 हफ्ता याद रखिए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटा लिखा होगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और ये तो शरीर का सैनिक इसको हम कहते ही हैं। आरबीसी जो होती है आमतौर पे परिवहन का काम करती है, जिसमें स्पेशली हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, समझ रहे ना। और बाकी इसमें चर्चा कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? इसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है इसमें से? न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। और लिम्फोसाइट्स जो हैं ये क्या बनाती हैं? ये लिम्फोसाइट्स जो सेल्स कोशिकाएं हैं, टी लिम्फोसाइट्स, ये बनाती हैं एंटीबॉडी बॉडी के अंदर, है ना। तो शरीर का सैनिक जो है उसका मेन योद्धा यही है, समझ रहे ना। तो न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करना है। आरएस फैक्टर का पता लगाया जाता है। आज मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लिया जाए। आरएस फैक्टर का पता लगाया था कौन सा? ल्यूवेनहॉक, वियनर, लैंडस्टीनर और वियनर। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर एवं वियनर, इन दोनों ने मिलकर के आरएस फैक्टर का पता लगाया था। आरएस फैक्टर जो पता लगाया गया था, एक बंदर था रिसस करके, है ना, रिसस बंदर था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसमें आरएस फैक्टर का, किस जानवर में आरएस फैक्टर का पता लगाया गया था? तो रिसस नाम का बंदर था जिसमें आरएस फैक्टर का पता लगाया गया था, समझ रहे हैं ना। और इसमें जो है आरएस फैक्टर
RH फैक्टर में एक रोग हो जाता है और फिटेलिसिस करके, थोड़ा अलग प्रकार का किस्म का रोग है। इसमें ये होता है पति पत्नी जो है, अगर मेल पुरुष जो है RH प्लस फैक्टर का है और महिला, ये मेल की बात कर रहा हूँ, और महिला RH माइनस फैक्टर की है, तो गर्भ में ही क्लॉटिंग हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, जिससे क्या होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा। समझ रहे ना। तो अब ध्यान रखिएगा, जब कभी आप जाइए लड़की या लड़का देखने, तो आप उसका जो है पहले जो है इंजेक्शन लेके जाइए, पहले ब्लड निकाल लीजिए, लाओ पहले ब्लड निकालते हैं, उसके बाद जो है शादी वादी होगी। अगर आप प्लस हैं पुरुष, तो आपको RH माइनस जो फैक्टर की महिला है उससे शादी नहीं करनी है, और जो महिलाएं RH माइनस हैं वो RH प्लस वाले से विवाह कतई ना करें। समझ रहे ना, क्योंकि गर्भ में ही भ्रूण का क्लॉटिंग हो जाता है, थक्का बन जाता है। समझ रहे ना। और उसका जो रोग, इसका रोग नाम मुझसे नहीं पूछेगा, एरिथ्रोप्लेस्टस करके है, तो वो तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन। और रक्त के थक्का से क्या बन जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के। मैं पिछले वीडियो में सारी विटामिन को कवर कर लिया था, है ना, स्पेशली विटामिन का खोज से लेके अंत तक हम कवर कर लेंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन भी पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किस प्रोटीन की वजह से बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर रक्त जो है क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन है। ठीक है, हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिससे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। शरीर के बाहर कट जाने के बाद रक्त का थक्का जो इसमें नहीं बनता है, उसमें विटामिन के की कमी है। और भ्रूण का थक्का बन जाए, इसका मतलब फैक्टर क्या है, RH प्लस और माइनस का मामला है। ठीक है। एंटोनी वान लीeuwenhoek स्पेशली इनको जो है कार्ल लैंडस्टीनर, ये एक और काम के लिए जाने जाते हैं। ये तो कवर हो गया, रिसर्च बंदर में पाया गया, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। बात कर लेंगे हम कार्ल लैंडस्टीनर, तो इन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी। समझ रहे हैं ना, रक्त समूह। और मतलब जैसे ए क्या हो जाता है, देखिए O A B और AB, तो देखिए सर्वदाता क्या हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर O, सर्वग्राही AB। समझ रहे ना, सर्वग्राही AB और सर्वदाता O। इससे ज़्यादा मत ध्यान रखिए, इतने से ही क्वेश्चन बन जाता है। समझ रहे ना। और लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। कई बार आप कहेंगे कि अच्छा परिसंचरण, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण है ना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन का जो खोज करता रहे हैं हार्वे साहब, विलियम हार्वे। लीeuwenhoek के अगर हम बारे में बात कर लें, तो लीeuwenhoek से जो है क्वेश्चन ये बन जाएगा, ये जो सूक्ष्म जैविकी के पिता हो जाएंगे, यानी कि इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। समझ रहे, मनुष्य के माउथ में जीवाणु की खोज की थी किसने, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है। वायरस से भी क्वेश्चन बन जाता है कि वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज इवानोवास्की ने की थी, इवानोवास्की। और सबसे पहले वायरस की खोज कहाँ की गई थी, तो इवानोवास्की ने क्या किया था, इवानोवास्की ने सबसे पहले जो तंबाकू है, तंबाकू की खोज, तंबाकू के पौधे में पाया था मोजैक रोग हो जाता है तंबाकू में। समझ रहे ना, तंबाकू में, उसमें सबसे पहले तंबाकू देख लीजिएगा, वायरस की खोज की गई थी। समझ रहे हैं। तंबाकू को सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे, है ना। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में तंबाकू उन्होंने ले आ करके यहाँ पे भारत में धीरे धीरे, मतलब आज तो बहुत ज़्यादा जो है कैंसर और बाकी चीज़ों का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। चाय में भी निकोटीन होता है, ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन होता है। तो ये क्वेश्चन इवानोवास्की से बन जाएगा। और
पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारत की खोज की थी, है ना। अगर यहाँ से हम बात करें पुर्तगालियों तो क्या हो जाता है 1192 में, है ना। सॉरी 92 में अमेरिका की खोज हुई थी, है ना। उसके बाद 1198 में भारत की खोज हुई थी। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और अमेरिका की खोज, जिसको बाद में उसने कहा ये तो नई दुनिया है, उसकी खोज कोलंबस ने की थी। वो भारत ही ढूंढने चला था, लेकिन धोखे से बाय चांस वो अमेरिका पहुंच गया था। फिलहाल इतना याद रखेंगे। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की थी, लिवेनहॉक ने जीवाणु की, और जीवाणु इससे जो है सूक्ष्म जैविकी का पिता भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी, आरएस फैक्टर की वेनर और लैंडस्टीनर ने खोज की थी। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रुधिर में कोई भी ये थोड़ा सा एंटीजन हो जाएगा यहाँ पे, एंटीजन, ठीक है। एंटीजन नहीं पाया जाता है। मैं पिछले कई वीडियो से एंटीबॉडी की बात कर रहा हूँ बार बार। यहाँ पे एंटीजन पूछ लिया, ये क्या होता है? पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, फिर एंटीबॉडी और एंटीजन को समझते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब पहले ध्यानपूर्वक एंटीबॉडी और एंटीजन को समझिए। देखिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग एंटीजन को और एक तरफ रख देते हैं एंटीबॉडी को, समझ रहे ना। एंटीबॉडी, पहले एंटीबॉडी को समझिए। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी जो है रोगों से लड़ने की एक क्षमता है, जिसको जनरेट कौन करता है? टी लिम्फोसाइट्स नाम की कोशिकाएं, टी फॉर लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, जो WBC का हिस्सा हैं। समझ रहे हैं? लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं बनाती हैं किसको? एंटीबॉडी को। और यही जो है ये हथियार होता है WBC का या लिम्फोसाइट्स का, जिससे वो युद्ध करता है बॉडी के अंदर जो भी रोगाणु हैं उनसे। समझ रहे ना। और अंततः जीत हार, फिलहाल जीतता तो एंटीबॉडी जो है बन जाएगा, तो ये काफ़ी बेहतर काम करता है। अब एंटीजन को समझिए। एंटीबॉडी मतलब रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी है। क्लियर? अब एंटीजन क्या है? एंटीजन वह पदार्थ हो सकता है जो एंटीबॉडी बनाने के लिए कारक के रूप में काम करता है। एंटीजन कोई भी धातु, तत्व, वायरस, बैक्टीरिया, है ना, कोई भी रोगाणु भी हो सकते हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडी बनेगा। समझ रहे ना? क्लियर है? अब एंटीबॉडी और एंटीजन से क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाएंगे। एंटीबॉडी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, और एंटीजन मतलब वो कारक जिसकी वजह से एंटीबॉडी बनता है। जैसे मान लीजिए कोविड का आपको वैक्सीन लगा, तो वो एंटीजन, वो वैक्सीन जो है वो एंटीजन है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो उस कोरोना वायरस से लड़ने की जो क्षमता बनेगी वो एंटीबॉडी कहलाएगी। समझ रहे हैं इतनी बात? तो एंटीजन और एंटीबॉडी में आप अंतर समझ गए होंगे। एंटीजन बॉडी के अंदर पाया जाना बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इससे समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं शरीर जो है किसी रोगाणु से संक्रमित रहा है, तो ये लक्षण होते हैं। तो एंटीजन जो है ए में भी पाया जाता है, बी में भी पाया जाता है, AB में भी पाया जाता है, किंतु ओ में नहीं पाया जाता है। फिलहाल आंसर तो हमारा ओ था, नहीं तो सब में टिक मार दिया, सोचेंगे अच्छा यही आंसर हो जाएगा। तो एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा, या हम कहते हो एंटीबॉडी ओ में पाया जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। समझ रहे ना? सर्वदाता ओ होता है, सर्वग्राही AB, है ना। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का आप जो है खेल ख़त्म कर चुके हैं। समझ रहे ना? कोशिश किया हूँ सामान्य भाषा में आपको समझा सकूँ। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। वैसे कोविड के पेंडेमिक में हमें जानना भी चाहिए कि एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या है ना। मानव शरीर में कई बार इससे क्वेश्चन ये पूछ लेता है, जैसे आप देखेंगे जो सांप होते हैं, कोबरा या कोई भी सांप, तो ये पूछ लेता है कि उनका जो है उसका सीरम जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, किस जानवर की मदद से। तो घोड़ा जो होता है, अच्छे किस्म का घोड़ा होता है, उसमें उसी पॉइजन को धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है उस घोड़े के बॉडी के अंदर, और वो जो जहर है, पॉइजन है, उसी
सांप कोबरा का बनाना है, जिसका बनाना होता है आमतौर पे स्नेक का होता है, उस घोड़े के अंदर थोड़ा थोड़ा एंटीजन यानी कि हम कहें तो थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट कराया जाता है, और वो एंटीजन के रूप में ही तो होता है, क्योंकि वही क्या करेगा, उस घोड़े के अंदर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। समझ रहे ना। आप देखेंगे कई बार आप डॉक्टर से या कोई भी आप देखेंगे मेडिकल पे जाएंगे तो कहेंगे देखो बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक है। समझ रहे ना। तो ये उनके कहने का मतलब यही होता है कुछ। तो घोड़े के अंदर सांप जो स्नेक होता है उसका एंटीबॉडी बनाया जाता है ना। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, मानव शरीर में किन कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। कौन सा ऐसा सेल्स है जिसमें बहुत कम मात्रा में वो अपने आप को रिपेयर कर पाता है। सबसे अधिक मात्रा में तो ये लिवर करता है यकृत, ये तो हम लोग पता है। बहुत कुछ उपमाएं भी दी जाती हैं। सबसे बड़ा यही क्या है, सबसे बड़ा क्या कहते हैं यार उसको, सबसे बड़ा अंग तो पूरी स्किन हो जाती है, और सबसे बड़ा जो हार्मोन्स या जूस या रस का निर्माण करते हैं तो ग्लैंड्स, बताइए कभी कभी सिंपल, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे तेज़ी से पुनर्योजन करने की क्षमता पाई जाती है। शरीर का कारखाना यही है। जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं यानी हानिकारक तत्वों का चूषण भी यही करता है, और कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन के रूप में अवशोषण भी यही करता है। पाचन की सारी क्रियाएं इसी से संबंधित होती हैं, पेनक्रियाज, और इससे छोटी आंत के डेडुनम वाले पार्ट में यकृत की मदद से ही कंप्लीट होती हैं। बहुत कुछ क्वेश्चन पूछता है इससे, समझ रहे ना। तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल हो जाएगा इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिका। मानव शरीर में कौन सी कोशिका सबसे कम पुनर्योजित होती है, वो होता है रिपेयर करना, मतलब मस्तिष्क कोशिका है ना, न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। कुछ इस टाइप का मान लीजिए होता है न्यूरॉन की आकृति, समझ रहे ना। मान लीजिए ऐसा बना हुआ है कुछ इस टाइप का, तो बहुत घटिया सा बनाया हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें आंसर क्लियर होना चाहिए। तो सबसे कम जो है रिपेयर मस्तिष्क की कोशिका ही करती है, यकृत सबसे ज़्यादा, लीवर। थोड़ा बाहर जो है हल्का फुल्का शोर है ना, तो मैनेज करते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये भी पूछ लेगा कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कितनी जोड़ी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है। जोड़ी को पेयर बनता है, तो जोड़ी का मतलब तंत्रिका निकलना है ना। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम जो है इससे जुड़ा होता है, पूरा नर्वस सिस्टम जो है स्पाइनल कॉर्ड से ही होकर जाता है रीढ़ की हड्डी से, समझ रहे ना। तो ये 31 जोड़ी पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर 31 हो जाएगा। बाकी अंकों का खेल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 33 में आप गड़बड़ नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। 14 तो जो है चेहरे पर पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या होती है, 8 कपाल में, टोटल मिला के सिर में 22 हो जाती हैं। तो मनुष्य में मेरुदंड कितनी जोड़ी पाई जाती है, मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो 31 जोड़ी। हड्डियों की संख्या ये ध्यान रखेंगे। उसके उपरांत नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो सब किस में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें ऐसे समझ में आ रहा है हरित लवक मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट आप सुने हैं, तो क्लोरोफिल वगैरह है तो पौधों में पाया जाएगा, इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि वहीं पर क्या होता है, वहीं पे ऑक्सीडेशन होता है। और एक चीज़ बहुत सामान्य सी बात है, जिस जगह पे श्वसन नहीं होगा वहाँ पर कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहीं पे ऊर्जा उत्पन्न होगी, चाहे वो जिस प्रकार की ऊर्जा हो, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीडेशन क्रिया संपन्न होती है, जिसकी वजह से उसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब जैसे आप कहेंगे अच्छा ये कहीं भी है, सामान्य फिजिक्स में भी आप देखेंगे, केमिस्ट्री में भी देखेंगे, हालांकि ये तो केमिस्ट्री का ही लोचा हो जाता है ना बायोलॉजी में। तो जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की आवश्यकता श्वसन में ही पड़ती है। आप एक कहीं भी आग जलाएंगे तो वहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जो वो ऑक्सीजन की सप्लाई है हम उसे श्वसन कहेंगे। आमतौर पर श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, इसीलिए बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई चलती है।
और जो उसका उत्पाद मतलब कहते हैं निकलता है, जैसे CO2 या जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको फिर वापस बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्वसन क्रिया संपन्न, क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, जैसे आग जलाने वाली बात कर रहा था मैं, तो ऑक्सीजन के अभाव में आग भी नहीं जलेगी, समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, श्वसन की क्रिया इसी में संपन्न होती है। और यहीं पर जो है ATP का भी निर्माण होता है ना। आगे क्या कौन सा क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट में हमारे पास मोटा मोटी अगर हम देखें तो 78% नाइट्रोजन है जो सर्वाधिक है ना, 20.93, या हम कह लें मोटा मोटी ही लिख रहे हैं तो 21% क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, समझ रहे हैं। उसके बाद 1% आर्गन होता है। तो हमें आर्गन से मतलब नहीं है, हमें ये याद करना होता है 21%, याद क्या है तो आसान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है 0.03, कई बार अगर और डीप जाएंगे तो 32%। ये क्या हुआ है, ये CO2 है, समझ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ही बॉडी के अंदर पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन 21% पाया जाता है इन्वायरमेंट में। तो हम कोई भी सांस ले रहे हैं, इनहेल करते हैं, तो वो 21% तो जाएगा ना, ये सब जाएंगी साथ साथ में, लेकिन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें एनर्जी को बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या करता है, ऑक्सीजन की उसकी जो है ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन वहाँ तक जाना है, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा और कुछ बाकी वापस भी आएगा। तो जो वापस आता है वो 16% होता है, 21% में से 16% वापस लौट आता है, समझ रहे हैं। बाकी ये नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें नहीं होती है, पौधों को होती है, समझ रहे हैं ना। और यूरिया में भी नाइट्रोजन ठीक ठाक पाया जाता है, तो पौधों को रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, 16% जो है ऑक्सीजन हम वापस निकाल देते हैं, ठीक है। और अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा मुझे संदेह है कि ज़्यादा शोर शराबा आपको सुनाई ना दे रहा हो, क्योंकि बाहर जो है ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है, यानी कि कितने अणुओं का ATP के कितने अणु का निर्माण होता है। तो देखिए ग्लूकोज आमतौर पे ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। और जब इसको तोड़ा जाएगा और किसमें, ATP के रूप में, तो उसमें 38 अणु बनेंगे, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन मैंने कहा था कि चीनी का पूछ लेगा, ग्लूकोज का तो ही है, चीनी का याद रखेंगे। मैंने कहा था इसको आप दोगुना कर दीजिए और फिर चीनी और पानी निकाल दीजिए। तो पानी हमारे पास क्या है, H2O, तो बचा हुआ, अब यहाँ पे कॉमन है मतलब गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12, तो C पूरा आएगा, C12, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 है, तो 2 निकल गया है, तो 22 और 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 1 निकला है, तो 11। तो ये हमारे पास शुगर है। और चीनी में क्या होता है, सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज, ठीक है, ये चीनी है, सुक्रोज पाया जाता है चीनी में, शुगर कैन में। और जो फ्रैक्टोज होता है वो सबसे ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है, और ये फलों का, उसमें हम कहते हैं सबसे ज़्यादा फलों में ही फ्रैक्टोज पाया जाता है ना। तो ये चीनी के रूप हैं, या हम कहते हैं चीनी कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही रूप होते हैं। तो जब इसको तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एक अणु को, तो कितने ATP का निर्माण होता है, 38 ATP का। ATP का फुल फॉर्म क्या जाता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, और इसी का प्री स्टेज है एडिनोसिन डाईफास्फेट। डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो ये एनर्जी होते हैं जिसका इस्तेमाल बॉडी के अंदर होता है, समझ रहे ना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।